ओके बेटा, हम लोग पहुंचे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में। ये थियरी वाले पेजेस में लिखना है और अभी 2 मिनट में मैं सम्स वाले पेजेस में क्वेश्चन 2 भी स्टार्ट करूंगा। ये आपको थियरी वाले पेजेस में लिखना है। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द एग्जांपल ऑफ फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, ये सब थियरी वाले पेजेस में लिखना है। पहला स्टेप होता है, स्टेप 1 होता है 6 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स। पहला स्टेप होता है 6 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स। 6 अमाउंट्स होती है परचेज एंड सेल, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। इसके बाद स्टेप 2 होता है, स्टेप 2 होता है एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स। इसके बाद स्टेप 3 होता है, स्टेप 3 होता है ट्रायल बैलेंस के अनटिक आइटम्स। अभी हम सम्स वाले पेजेस में जाएंगे। ये सब मैं एक्चुअली में कैसे सॉल्व होता है, कैसे इफेक्ट्स होते हैं इनके, वो मैं बताऊंगा। अब सम्स वाले पेजेस में क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। ट्रेडिंग एंड P&L and balance sheet from the following balances related to the year ending on 31st March 2021। ठीक है। अब हमको इसमें से सबसे पहले तो फॉर्मेट बनाना बता दूं मैं आपको, फॉर्मेट कैसे बनाते हैं ट्रेडिंग का, P&L का और बैलेंस शीट का। डेट याद कर लो 31 मार्च 21। अब यहां से हमारा आंसर स्टार्ट होता है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। बहुत सारे स्कूल के टीचर्स क्या बोलते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आधे आधे पेज में आ जाएगा। मैं ऐसी एडवाइस नहीं करता हूं। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आपकी नोटबुक में राइट साइड वाले पेज पे एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहिए, राइट वाले पेज पे एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहिए और फिर पेज पलटा के P&L और बैलेंस शीट दोनों सामने सामने वाले पेज पे होने चाहिए, क्योंकि 99% एंट्रीज P&L और बैलेंस शीट में आती है। तो अगर हमारा P&L और बैलेंस शीट सामने सामने होगा तो आंसर सामने सामने देखेगा, इजी हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट राइट वाले पेज पे, ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेफ्ट वाले पेज पे, फिर बैलेंस शीट राइट वाले पेज पे। 3 पेज में आपका आंसर आ जाएगा। ऑब्वियसली चौथे पेज पे हमको वर्किंग नोट्स काम आएंगे, तो मैं यहाँ पे चौथे पेज पे लिख दूंगा वर्किंग नोट्स। ये भी हमको बहुत काम आएंगे वर्किंग नोट्स। अब धीरे धीरे शुरू करते हैं। अब सबसे पहली बात, यहाँ पे ओनर का नाम नहीं दिया हुआ है। ओनर का नाम अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ डैश डैश। ओनर का नाम भी चलेगा, बिजनेस का नाम भी चलेगा, पर यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ नहीं है। फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2021, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, ये वाली डेट 31/3/2021। मैं रूल्स भी बहुत सारे बताते जाऊंगा, ध्यान से सुनना। ये ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ डैश डैश फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/21, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ डैश डैश फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/21। उसके बाद बैलेंस शीट ऑफ डैश डैश एज ऑन 31/3/21। बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, इसलिए बैलेंस शीट में एज ऑन होता है। ओके, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड होता है और एसेट साइड मतलब डेबिट साइड होता है। मतलब ट्रेडिंग और P&L में लेफ्ट साइड पे डेबिट होता है और बैलेंस शीट में राइट साइड पे डेबिट होता है। बट बैलेंस शीट में कभी भी डेबिट या क्रेडिट लिखना नहीं। जैसे मैंने लिख के कट कर दिया है, ऐसे आप लोग लिखना नहीं, कट नहीं करना। आपके दिमाग में रहना चाहिए कि एसेट साइड मतलब डेबिट साइड, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे फर्स्ट लाइन में डेबिट साइड पे, यहाँ पे हमेशा फर्स्ट लाइन में ओपनिंग स्टॉक ही आना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड फर्स्ट लाइन, ओपनिंग स्टॉक ही आना चाहिए, नहीं तो ये लाइन ब्लैंक छोड़ देने का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऊपर से 2 लाइन आपको हमेशा छोड़नी है, या ग्रॉस प्रॉफिट के लिए या ग्रॉस लॉस के लिए। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे सबसे ऊपर कैपिटल आना चाहिए, कैपिटल के नीचे आपको 4 लाइन छोड़नी है। फिर ड्राइंग्स आना चाहिए, ड्राइंग्स के नीचे आपको 4 लाइन छोड़नी है। तो ये स्पेसेस फिक्स हैं, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। उतना आपका इंप्रेशन अच्छा होगा, आंसर का प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। एसेट साइड पे ऊपर की तरफ सारे फिक्स्ड एसेट्स आने चाहिए, यहाँ पे ऊपर की तरफ सारे फिक्स्ड एसेट्स आने चाहिए और नीचे की तरफ सारे करंट एसेट्स आने चाहिए, नीचे की तरफ सारे करंट एसेट्स आने चाहिए, ठीक है। अभी शुरू करते हैं। अब हमारा पहला स्टेप होता है 6 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स। ये आप लोगों को एक लिस्ट ऑफ बैलेंसेस दिया हुआ है बेटा, ये ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ है, इसको मैं लिस्ट ऑफ बैलेंसेस बोलता हूं।
मैं यहाँ पे लिख के बता दूं आपको। देखो, here trial balance is not given in question. Here list of balances is given in question. अब what is difference? ट्रायल बैलेंस और लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में क्या फर्क है? जब हमको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होता है तो हमको बताया हुआ होता है कि कौन सी डेबिट वाली अमाउंट है, कौन सी क्रेडिट वाली अमाउंट है। वो हमको बताया हुआ होता है कि ये डेबिट वाली अमाउंट है, ये क्रेडिट वाली अमाउंट है, तो बताया हुआ होता है। लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में डेबिट क्रेडिट नहीं बताया होता है। डेबिट क्रेडिट सारे नाम मिक्स होते हैं, जैसे कैपिटल क्रेडिट होता है, क्रेडिटर्स क्रेडिट होता है, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, ये क्रेडिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, बिल्स पेबल क्रेडिट होता है, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी डेबिट होता है, सन्ड्री डेटर्स डेबिट होता है, ड्राइंग्स डेबिट होता है, परचेज डेबिट होता है, रिटर्न इनवर्ड डेबिट होता है। तो इन लोगों ने सारे मिक्स नाम दिए हैं। जब मिक्स नाम दिए होते हैं डेबिट क्रेडिट वाले, तो हम लोग इसको लिस्ट ऑफ बैलेंसेस बोलते हैं, हम इसको ट्रायल बैलेंस नहीं बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होता है तो ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हमको पता होता है कि ये अमाउंट डेबिट में दी हुई है क्वेश्चन में, तो आंसर में कहीं ना कहीं पे डेबिट ही होगी, डेबिट वाला डेबिट ही होगा, क्रेडिट वाला क्रेडिट ही होगा। ट्रायल बैलेंस में हमको ये मालूम होता है। बट लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में हमको दिमाग लगाना पड़ता है कि जैसे ये वेजेस है, वेजेस हमेशा डेबिट होता है, ये बैंक बैलेंस है, ये हमेशा डेबिट होता है। तो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में हमको दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, वो हमको सोचना पड़ता है। खैर, शुरू करते हैं हमारे 6 इंपॉर्टेंट अमाउंट से। तो 6 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स में मेरे को क्या क्या चाहिए? सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल के बाद मेरे को चाहिए ड्राइंग्स, ड्राइंग्स यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं? ड्राइंग्स यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो चलेगा। उसके बाद परचेज एंड सेल, पहले कैपिटल एंड ड्राइंग्स, फिर परचेज एंड सेल, फिर उसके बाद मेरे को चाहिए डेटर्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स मतलब डेटर्स, और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ये रहा क्रेडिटर्स। ठीक है, तो ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ है, बाकी 5 नाम मैंने टिक कर लिए। ये मेरा स्टेप 1 होता है, 6 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स। तो कैपिटल 1 लाख, ये आता है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड फर्स्ट लाइन 1 लाख कैपिटल। तो मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, बैलेंस शीट में जाऊंगा, लायबिलिटी साइड पे जाऊंगा और फर्स्ट लाइन में कैपिटल लिखूंगा, इनर कॉलम में 1 लाख, इनर कॉलम में 1 लाख कैपिटल, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, इनर कॉलम में 1 लाख। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल के बाद ड्राइंग्स तो दिया हुआ नहीं था, तो आपको अगर चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो, लेस ड्राइंग्स 0, लेस ड्राइंग 0 लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ ड्राइंग्स नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है परचेज एंड सेल, कैपिटल ड्राइंग्स मैंने लिख दिया। अब परचेज एंड सेल, ये परचेज है 1,05,000 ये वाला, और ये सेल है 164। तो परचेज आता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, सेल आता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। 105 और 164, 105 परचेज और 164 सेल। तो परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है, तो परचेज, और सेल जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है, बाय सेल 1,64,000। आगे इसके बाद मेरे को चाहिए डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो ये डेटर्स है 24,000 और ये क्रेडिटर्स है 12,000। डेटर्स जो है ये बैलेंस शीट में आता है एसेट साइड पे 24,000 और क्रेडिटर्स आता है लायबिलिटी साइड पे 12,000। 24 और 12, तो मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा और 24 और 12 लिखूंगा। डेटर्स एसेट साइड पे नीचे की तरफ डेटर्स 24,000 और क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड पे वो भी नीचे की तरफ क्रेडिटर्स 12,000। डेटर्स 24,000, क्रेडिटर्स 12,000। ये हो गया हमारा डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ये बैलेंस शीट में नीचे की तरफ लिखते हैं, ये हमारा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी होता है। डन, ये हमारा स्टेप 1 हो गया, 6 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स। इसके बाद स्टेप 2 में आएंगे हम लोग। स्टेप 2 होता है एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स, जो यहाँ पे नीचे की तरफ दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स। अब यहाँ से जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं
उन सारी एडजस्टमेंट्स के हम दो इफेक्ट करेंगे, हर एक एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट करेंगे, एक डेबिट एक क्रेडिट। जैसे यहाँ पे क्लोथिंग स्टॉक लिखा हुआ है, क्लोथिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 14,500। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले सारे रूल्स आपको बता दिए थियरी वाले पेजेस में कि क्लोथिंग स्टॉक हो एडजस्टमेंट में तो उसके 2 इफेक्ट क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन हो तो उसके 2 इफेक्ट क्या होते हैं, थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है बेड डेट्स, तो बेड डेट्स के 2 इफेक्ट क्या होते हैं, फिर ड्यू फॉर रिपेयर मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उसके 2 इफेक्ट क्या होते हैं। तो ये सब मैंने थियरी में आप लोगों को सिखा दिया, अभी बस हमको प्रैक्टिस करते जाना, ठीक है। पहले पूरा वीडियो लेक्चर सुनना अच्छी तरह, लास्ट में मैं पूरा स्क्रॉल करूंगा तब लिखना, अभी सिर्फ सुनते रहो। क्लोथिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 14,500, इसके 2 इफेक्ट होते हैं क्लोथिंग स्टॉक के, एक बैलेंस शीट में डेबिट मतलब एसेट और एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट 14,500। तो बैलेंस शीट में एसेट, डेटर्स के नीचे हमेशा 3-4 लाइन छोड़ देना और क्रेडिटर्स के नीचे भी हमेशा 3-4 लाइन छोड़ देना, डेटर्स और क्रेडिटर्स हमेशा जगह छोड़ना उनके नीचे। तो हम लोगों को क्लोथिंग स्टॉक दिया हुआ था एडजस्टमेंट में 14,500। तो मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, एसेट साइड पे जाऊंगा, मैं लिखूंगा क्लोथिंग स्टॉक, आउटर कॉलम में 14,500, ये हो गया डेबिट, एसेट साइड मतलब डेबिट। दूसरा इफेक्ट मैं करूंगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगा 14,500। मैं क्या करता हूँ, यदि आप लोगों को दूर से भी क्लियरली दिखे, मैं ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट का कलर चेंज कर देता हूँ। ये ट्रेडिंग अकाउंट हमारा, तो आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि मैं कौन से अकाउंट में लिख रहा हूँ, ये ट्रेडिंग, ये पीएनएल, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस, और ये हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, डन। अभी कलर अलग अलग है तो आपको दूर से भी दिखेगा कि मैं कौन से अकाउंट में क्या लिख रहा हूँ। तो क्लोथिंग स्टॉक के मैंने 2 इफेक्ट किए, एक बैलेंस शीट में एसेट साइड और एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। इसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट है, सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 4,000, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी, सेकंड एडजस्टमेंट डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 4,000। डेप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट्स होते हैं, एक एसेट साइड पे प्लांट एंड मशीनरी में थे माइनस, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। जब भी कोई भी एसेट माइनस होता है, जब भी कोई भी एसेट माइनस होता है तो दूसरा इफेक्ट पीएनएल में डेबिट ही होता है, क्योंकि एसेट माइनस हुआ मतलब लॉस हुआ, लॉस हुआ मतलब पीएनएल में डेबिट ही होगा। अब ऊपर हम लोगों को क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ होगा, ये रहा क्वेश्चन में, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है 40,000, ये ट्रायल बैलेंस में कंपलसरी दिया हुआ होगा, प्लांट एंड मशीनरी 40,000। अब इस 40,000 में से 4,000 डेप्रिसिएशन में पहले माइनस करूंगा, तो प्लांट एंड मशीनरी में लिखूंगा 40,000 का एक इफेक्ट, प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट होता है, इसका मैं एक इफेक्ट करूंगा बैलेंस शीट में एसेट साइड 40,000, फिर उस 40,000 में से ये वाला 4,000 मैं माइनस कर दूंगा, तो 40 - 4 बैलेंस शीट में हो जाएगा 36, और 4,000 जो माइनस किया उसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, मैं लिख के बताता हूँ। ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में मैंने लिखा ऊपर की तरफ, क्योंकि फिक्स एसेट सारे ऊपर आते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। अब मैंने यहाँ पे लिखा 40,000, ये ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट। अब मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन, इसमें माइनस, डेप्रिसिएशन जो होता है, डेप्रिसिएशन से हमारे एसेट की वैल्यू कम होती है, तो ये 4,000 रुपए माइनस हो जाएगा। अब 40 - 4 करेंगे तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 36,000। अब ये 4,000 जो डेप्रिसिएशन हुआ ये हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, ये पीएनएल में डेबिट हो जाएगा 4,000। तो पीएनएल में मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 4,000। तो 40,000 का एक इफेक्ट, ये जो 40,000 है ट्रायल बैलेंस वाला, इसका एक इफेक्ट, और 4,000 के 2 इफेक्ट, एक एसेट साइड माइनस, एक पीएनएल में डेबिट। ये जो आउटर कॉलम में 36,000 लिखा हुआ है ये कोई इफेक्ट नहीं है, ये 36,000 जस्ट टोटल है, बोलो मेरे साथ,
36,000 कोई इफेक्ट नहीं है, ये जस्ट टोटल है, ठीक है। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में ड्राइंग्स है, ये 10,000, ये मैं लिखना भूल गया हूं, मैंने 0 लिख दिया है ड्राइंग्स, एक्चुअली ड्राइंग्स दिया हुआ है 10,000 ये। तो 10,000 ये जो ड्राइंग्स दिया हुआ है ये बैलेंस शीट में आएगा, लायबिलिटी टाइप पहले मैंने देखा नहीं, पर ये 10,000 बैलेंस शीट में आएगा, लायबिलिटी टाइप पे ड्राइंग्स। वैसे भी मैंने इसको टिक नहीं किया था, तो अगर मेरा रह भी गया होता तो बाद में अनटिक आइटम में ये सॉल्व हो जाता, तो मेरी गलती नहीं होती वैसे, पर मैंने अभी लिख दिया ड्राइंग्स 10,000। ट्रायल बैलेंस एक इफेक्ट, ड्राइंग्स जो होता है वो बैलेंस शीट में कैपिटल में माइनस होता है। आगे बढ़ते हैं। अब 2 एडजस्टमेंट हो गई हमारी, अब थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है राइट ऑफ बैड डेट्स ₹5,000। मैंने आपको बैड डेट्स और बैड डेट रिजर्व दोनों साथ में दिखाया है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट में यहाँ पे 5,000 बैड डेट दिया हुआ है, लेकिन एडजस्टमेंट में बैड डेट रिजर्व नहीं दिया हुआ है। अब धीरे धीरे आगे जाते हैं। ये 5,000 बैड डेट्स है, ठीक है, बहुत स्लोली जाता हूँ, सुनना ध्यान से। एडजस्टमेंट में जब भी एडजस्टमेंट में बैड डेट्स और बैड डेट रिजर्व दिया हुआ हो, तो वो सॉल्व करने से पहले हमेशा ये चेक करना कि डेटा से रिलेटेड कोई और एडजस्टमेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर डेटा से रिलेटेड कोई और एडजस्टमेंट है तो वो पहले सॉल्व करना चाहिए। अब बैड डेट्स और बैड डेट रिजर्व भी डेटा में माइनस होता है, लेकिन बैड डेट और बैड डेट रिजर्व बाद में माइनस करना है। पहले चेक करना है कि डेटा से रिलेटेड कोई और एडजस्टमेंट है कि नहीं। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपने बोला था चेक करना, सॉल्व करने के लिए थोड़ी बोला था। मैं बोलता हूँ चेक नहीं करना, अगर डेटा से रिलेटेड कोई और एडजस्टमेंट है तो सॉल्व भी कर देना। बच्चे फिर बोलते हैं आपने सर खाली चेक करने के लिए बोला था। नहीं, अब यहाँ पे डेटा से रिलेटेड कोई और एडजस्टमेंट है नहीं है, अगर कोई हो तो वो पहले सॉल्व कर लेना चाहिए। फाइन, ये बैड डेट्स दिया हुआ है 5,000, इसको हम लोग बोलेंगे बैड डेट्स ए, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। अब बैड डेट्स ए के 2 इफेक्ट होते हैं, एक बैलेंस शीट में एसेट साइड पे डेटर्स में माइनस, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे टार्ट फॉर्मेट में प्लस, एसेट साइड पे माइनस, पीएनएल में डेबिट साइड पे प्लस। 5,000 अमाउंट याद रखना 5,000। तो मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, डेटर्स के नीचे मैं लिखूंगा लेस बैड डेट्स ए, और इसकी अमाउंट दी हुई है 5,000। अब मैंने आपको जब थियरी वाले पेजेस में ये डेटा समझाया था, तो डेटर्स का मैंने पूरा फॉर्मेट लिखा था, डेटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल प्लस और माइनस एनी अदर एडजस्टमेंट, फिर तीनों माइनस तीनों ए, पहले बैड डेट्स ए, फिर बीडीआर ए, फिर डीआरडी ए। मैंने पूरा फॉर्मेट लिखा था। आज मैं पूरा फॉर्मेट क्यों लिखूं, मैं मेरा टाइम वेस्ट क्यों करूं? आज एक ही एडजस्टमेंट दी हुई है डेटर्स की, बैड डेट्स ए, फॉर्मेट मेरे को याद है, पर मैं लिख के टाइम वेस्ट क्यों करूं? मेरे को फॉर्मेट मालूम है, डेटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल प्लस और माइनस एनी अदर एडजस्टमेंट, फिर तीनों माइनस तीनों ए। तीनों माइनस तीनों ए में क्या क्या आता है? बैड डेट्स ए, बीडीआर ए, डीआरडी ए। वो सब नहीं दिया हुआ है, तो मैं लिख के टाइम वेस्ट क्यों करूं? तो डेटर्स में बैड डेट्स ए मैंने माइनस कर दिया 5,000, आउटर कॉलम में आएगा 19,000। अब ये 5,000 का दूसरा इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाऊंगा मैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, डेबिट साइड पे मैं जाऊंगा और डेबिट साइड पे मैं टार्ट फॉर्मेट बनाऊंगा। तो बैड डेट्स टी प्लस बैड डेट्स ए प्लस बैड डेट रिजर्व ए, और एक लाइन छोड़ के माइनस बैड डेट रिजर्व टी। अब ये टार्ट फॉर्मेट होता है टी ए ए टी। अब बैड डेट्स ए हमको दिया हुआ है 5,000, तो ये 5,000 मैंने एक इफेक्ट किया डेटर्स में माइनस, एक इफेक्ट मैंने कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, ये बैड डेट्स ए हो गया। अब बैड डेट रिजर्व ए नहीं दिया हुआ है, तो मैं इसको 0 लिख दूंगा। बैड डेट रिजर्व ए, एडजस्टमेंट, ए फॉर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में बैड डेट रिजर्व नहीं दिया हुआ है, तो मैं इसको 0 कर देता हूं, डैश मतलब 0। अब ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स और बैड डेट रिजर्व दिया हुआ है कि नहीं वो मैं चेक करूंगा। ट्रायल बैलेंस या लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में बैड डेट्स एंड बैड डेट रिजर्व
यहाँ पे दिया हुआ है बेड डेट्स 2000, मैं इसको टिक कर देता हूँ, जो भी हो जाए उसको टिक कर देना चाहिए कि ये बेड डेट्स हमने लिख दिया। ये वाला 2000 जो है ये 2000 है बेड डेट्स, और ऑब्वियसली ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको बोलेंगे बेड डेट टी, हम इसको बोलेंगे बेड डेट टी, टी फॉर ट्रायल बैलेंस, और इसका एक ही इफेक्ट होगा 2000 का। पीएनएल में डेबिट साइड पे टार्ट फॉर्मेट में ऐड होगा, ये प्लस होगा, और ये पहली अमाउंट है, ये टार्ट फॉर्मेट की पहली अमाउंट होती है बेड डेट टी 2000, इसका एक ही इफेक्ट होगा। तो मैं पीएनएल में जाऊंगा, डेबिट साइड पे जाऊंगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, डेबिट साइड पे बेड डेट टी लिखा हुआ है, इसमें मैं 2000 लिखूंगा, ठीक है। और बीडीआर टी जो है, अच्छा ये 2000 पता चला, 2000 का एक इफेक्ट क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, और बीडीआर टी जो है बेड डेट रिजर्व टी, ये दिया हुआ नहीं है, बेड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस दिया हुआ नहीं है, तो इसको भी मैं 0 या डैश कर दूंगा, ठीक है। तो 5000 के दो इफेक्ट हुए, 5000 के दो इफेक्ट हुए, एक बैलेंस शीट में माइनस, एक पीएनएल में डेबिट साइड पे प्लस। 2000 का एक ही इफेक्ट हुआ क्योंकि 2000 ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, एक इफेक्ट। अब 2 और 5 और 0, 2 + 5 + 0 ये होता है 7000। अब 7000 में दे 0 माइनस करो, 7000 - 0 तो आउटर कॉलम में 7000, पहले वाले तीनों प्लस, तो 2 और 5 और 0 7000 हुआ, फिर -7000, तो 7 - 7 आउटर कॉलम में, सॉरी 7 - 0 तो आउटर कॉलम में 7000। आगे दो एडजस्टमेंट, तीन एडजस्टमेंट हो गई, अभी फोर्थ एडजस्टमेंट, यहाँ पे लेकर ₹400 इज ड्यू फॉर रिपेयर। अब रिपेयर हमारा खर्चा होता है, ड्यू मतलब हमको पे करना बाकी है। मैंने आपको आउटस्टैंडिंग के अलग अलग नाम बताए, आउटस्टैंडिंग, ड्यू, एरियर्स, अक्रूड, स्टिल टू बी पेड, तो ये आउटस्टैंडिंग के अलग अलग नाम मैंने आपको बताया। तो ये 400 रुपए रिपेयर का पैसा हमको पे करना बाकी है। अब मैं ऊपर क्वेश्चन में जाऊंगा, ट्रायल बैलेंस में ये रिपेयर दिया हुआ है 500 रुपए, 500। तो पहली बात तो ये जो रिपेयर होता है ट्रायल बैलेंस वाला, ये ट्रायल बैलेंस वाला जो रिपेयर है 500, इसका एक इफेक्ट होता है, पीएनएल में डेबिट 500, एक इफेक्ट, पहले इस 500 का एक इफेक्ट करते हैं। रिपेयर जो है 500, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है, तो मैं लिखूंगा टू रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 500, एक इफेक्ट, ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ये हमारा खर्चा होता है पीएनएल में डेबिट, ओके, एक इफेक्ट हो गया। अब एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट में ये जो 400 दिया हुआ है, फोर्थ एडजस्टमेंट 400 ड्यू फॉर रिपेयर, मतलब ये 400 हमको पे करना बाकी है, पे करना बाकी है आउटस्टैंडिंग में। अब आउटस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया था थियरी वाले पेज में कि आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, तो ये 400 जो है ये मैं पीएनएल में कर दूंगा प्लस, एक इफेक्ट, और एक इफेक्ट बाद में। 400 जो आउटस्टैंडिंग है ये पीएनएल में डेबिट साइड पे मैं ऐड कर दूंगा, ऐड आउटस्टैंडिंग रिपेयर, हमको 400 रुपए रिपेयर का पैसा पे करना बाकी है, तो ये 400 का एक इफेक्ट हुआ। आउटर कॉलम में आएगा 500 + 400, तो आउटर कॉलम में आएगा 900। अब 400 जो हमको रिपेयर का पैसा पे करना बाकी है, इस 400 का दूसरा इफेक्ट होगा कहाँ पे, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, एक 400 हो गया पीएनएल में डेबिट में प्लस, दूसरा 400 का इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। क्यों लायबिलिटी साइड पे, क्योंकि ये पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग रिपेयर एक्सपेंस। अब जो भी एक्सपेंस होगा वो पेएबल ही होगा, और पेएबल होगा तो लायबिलिटी होगा, तो एक हुआ पीएनएल में डेबिट में प्लस, और एक होगा बैलेंस शीट में क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लायबिलिटी, पीएनएल में हुआ डेबिट, बैलेंस शीट में हुआ क्रेडिट, ठीक है। अब आउटर कॉलम में ये जो 900 हमने लिखा है, आउटर कॉलम में 900, ये कोई इफेक्ट नहीं है, ये जस्ट टोटल है। अब सारे एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट हो गए, मैं रफली एक बार बोल देता हूं। क्लोथिंग स्टॉक 14,500, दो इफेक्ट, बैलेंस शीट में एसेट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, दो इफेक्ट, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे माइनस और पीएनएल में डेबिट साइड। बैड डेट्स 5,000, दो इफेक्ट, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे डेटर्स में माइनस और पीएनएल में चार्ट फॉर्मेट में प्लस। आउटस्टैंडिंग रिपेयर 400 रुपए, दो इफेक्ट, एक पीएनएल में डेबिट में प्लस और एक बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अब बचा हमारे ट्रायल बैलेंस के अनटेक आइटम।
इन अनटिक आइटम्स में जो टिक हो गया उसको छोड़ दो, वो हम लोग ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। जैसे कैपिटल है 1 लाख, क्रेडिटर्स है 12,000, जो टिक हो गया उसको छोड़ दो, उसका एक इफेक्ट हो गया है हमारा। अभी सिर्फ अनटिक आइटम का एक एक इफेक्ट करना है, जो कि सॉल्व करना बहुत इजी होता है। जैसे रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब गुड्स जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, कौन से रिटर्न में गुड्स जाते हैं? परचेज रिटर्न में। तो ये 5,000 मतलब परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का एक इफेक्ट। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेज में माइनस 5,000, तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में जाऊंगा, डेबिट साइड पे जाऊंगा, परचेज में मैं लिखूंगा लेस परचेज रिटर्न, लेस परचेज रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड माइनस 5,000, ये मैं 5,000 माइनस कर दूंगा, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 1 लाख। डन। इसके बाद आपको दिया हुआ है सेल्स, हमारा हो गया। फिर आपको दिया हुआ है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल एक इफेक्ट लायबिलिटी साइड। अभी इजी हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, एडजस्टमेंट हो गई फिर पूरा इजी हो जाता है। तो बिल्स पेबल है 5,000, ये आएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। बिल्स पेबल 5,000, ये बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बिल्स पेबल 5,000, बिल्स पेबल 5,000। इसके बाद क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है बिल्स पेबल के बाद प्लांट एंड मशीनरी हो गया, सन्ड्री डेटर्स हो गया, ड्राइंग्स हो गया, परचेज हो गया। रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड मतलब गुड्स आ रहे हैं, कौन से रिटर्न में गुड्स आते हैं? सेल्स रिटर्न। तो ये 3,000 सेल्स रिटर्न हुआ, मतलब ये सेल में माइनस होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड सेल में दे माइनस लेस सेल्स रिटर्न, कितना? 3,000। ये सेल में माइनस हो जाएगा, बाकी सेल का आउटर कॉलम आएगा 164 माइनस 3 161, 1,61,000। आगे इसके बाद आपको रिटर्न इनवर्ड तक हो गया। इसके बाद आपको दिया हुआ है वेजेस 50,000, वेजेस 50,000 आता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, वेजेस 50,000 ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, डेबिट साइड पे आता है 50,000, ये हमारा ये हमारा फैक्ट्री का खर्चा होता है। तो ट्रेडिंग में डेबिट साइड वेजेस 50,000। इसके बाद आपको बैंक दिया हुआ है, बैंक मतलब बैंक बैलेंस 10,000, ये हमारा एसेट होता है बैलेंस शीट में, एसेट साइड पे बैंक बैलेंस 10,000, ये नीचे की तरफ आएगा बैंक बैलेंस 10,000, ये हमारा करंट एसेट होता है। बैंक बैलेंस कितना दिया हुआ है? 10,000 दिया हुआ है, बैंक बैलेंस 10,000 बैलेंस शीट में एसेट साइड। फिर आपको क्वेश्चन में बैंक बैलेंस के बाद दिया हुआ है रिपेयर, रिपेयर मैंने बता दिया पीएनएल में डेबिट। इसके बाद दिया स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 मतलब ये ओपनिंग स्टॉक हुआ 20,000, क्योंकि हमारा ईयर एंड होता है 31 मार्च 21 पे, तो 1 अप्रैल 20 मतलब ओपनिंग स्टॉक 20,000। ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड 20,000, मैं ट्रेडिंग अकाउंट में जाऊंगा, डेबिट साइड पे लिखूंगा 20,000 फर्स्ट लाइन में, तो ओपनिंग स्टॉक 20,000 एक इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस का सबका एक इफेक्ट। फिर रेंट दिया हुआ है 4,000, रेंट में अगर बताया हुआ नहीं हो कि रिसीव्ड है कि पेड है, तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि पेड है 4,000, मतलब हमारा एक्सपेंस मतलब पीएनएल में डेबिट, रेंट 4,000 पीएनएल में डेबिट साइड, ये पीएनएल में डेबिट साइड पे 4,000 तो रेंट, ये हमारा एक्सपेंस होता है पीएनएल में डेबिट। इसके बाद आपको दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब प्रोडक्शन के एक्सपेंस मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा, जो भी प्रोडक्शन के मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू पीएनपी मतलब एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू परचेज एंड प्रोडक्शन, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे सारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, डेबिट साइड पे 8,000 रुपए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 8,000 तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 8,000। आगे इसके बाद आपको दिया हुआ है ट्रेड एक्सपेंसेस, ये थोड़ा ट्रिकी है, नाम ट्रेड एक्सपेंस है पर ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, डेबिट साइड पे आता है 7,000। नाम ट्रेड है पर ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है, ये पीएनएल में आता है
ट्रेड करने का खर्चा मतलब एक तरीके से हमारा बिजनेस एक्सपांड करने का खर्चा, तो पीएनएल में आता है 7000। तो 7000 रुपीज पीएनएल में डेबिट साइड, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, इसमें डेबिट साइड 7000 टू ट्रेड एक्सपेंसेस 7000। आगे इसके बाद आपको ट्रेड एक्सपेंस के बाद दिया हुआ है, ट्रेड एक्सपेंस के बाद दिया हुआ है बैड डेट्स, ये हमने लिख दिया पीएनएल में डेबिट साइड पे टार्ट फॉर्मेट में, इसको प्लस कर दिया, टिक कर दिया। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में डेबिट होता है। फ्यूल एंड पावर, ये भी दोनों ट्रेडिंग में डेबिट होंगे। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में डेबिट होता है, फ्यूल एंड पावर वो भी ट्रेडिंग में डेबिट होता है। 1500 और 1000, 1500 और 1000, 1500 और 1000। 1500 हमारा कैरेज इनवर्ड है, तो कैरेज इनवर्ड, और 1000 हमारा फ्यूल एंड पावर है, ये दोनों ट्रेडिंग में डेबिट होते हैं। कैरेज इनवर्ड मतलब परचेज का खर्चा, और फ्यूल एंड पावर मतलब फैक्ट्री का खर्चा, ये दोनों ट्रेडिंग में आते हैं। अब जो भी तब क्वेश्चन में नाम थे वो सारे कंप्लीट हो गए। अभी हम बैलेंसिंग करेंगे, तो मैं फिर से थियरी वाले पेज में जाऊं और एक पॉइंट बताऊं आपको कि बैलेंसिंग करने से पहले मैं लिख भी देता हूं, बैलेंसिंग करने से पहले क्या क्या चेक करना है। बिफोर बैलेंसिंग check the following 2 points. पहली point, the total of trial balance should be same on both the sides. The total of trial balance should be same on both the sides. If the total of trial balance is not same on both the sides, then we should record suspense account. We should record suspense account in balance sheet. पहली बात तो ट्रायल बैलेंस का टोटल दोनों साइड पे सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हम सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे बैलेंस शीट में। कौन सी साइड, एसेट एंड लायबिलिटी, वो मैं बताऊंगा, सम्स के साथ बताऊंगा। दूसरा, ऑल द अमाउंट्स ऑफ इनर कॉलम ऑन ऑल पेजेस, ऑल द अमाउंट्स ऑफ इनर कॉलम ऑन ऑल पेजेस should be transferred to outer column. All the amounts of inner column should be transferred to outer column. मतलब ट्रेडिंग में, पीएनएल में और बैलेंस शीट में कोई भी अमाउंट इनर कॉलम में नहीं रहनी चाहिए, सब आउटर कॉलम में ट्रांसफर हो जाने चाहिए। अब आज मेरे पास और ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं इसकी बैलेंसिंग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लूंगा, लेकिन जितना मैंने अभी तक कराया उतना मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, उतना लिख देना। बाकी ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बैलेंसिंग तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जितना मैंने आज कराया मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं। ये सब थियरी वाले पेजेस में लिखना है, ठीक है, एक ये और एक ये। और सम्स वाले पेजेस में ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, ये आंसर है यहां से लेकर, ये सब सम्स वाले पेजेस में लिखना है। ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये पीएनएल अकाउंट, और ये बैलेंस शीट। इतना लिख लो। बाकी जो बैलेंसिंग रह गई 2-5 मिनट का काम बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इतना लिख लेना सब लोग, ठीक है। देखो बेटा, लिखना शुरू करो सब लोग।